Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. तो जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि मैम फिर से 10 कदम सीरीज शुरू कर दीजिए, तो अब आने वाले हैं आपके एग्जाम और बिल्कुल सही मौके पे हमने शुरू की है 10 कदम सीरीज। अगर आप इसको लेकर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी हमने जो ये सीरीज बनाई है पार्ट 1, जिसमें हमने सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप सभी चैप्टर पर एक बार नजर डाल सके। हमने यहाँ पर मेन फोकस करा है इंटीग्रेशन के 4 क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है, 3D के 2 क्वेश्चन लिए हैं, बाकी सभी चैप्टर के हमने एक एक क्वेश्चन लिए हैं। ऐसा करते करते हम आपके पास जितने ज्यादा पार्ट्स हो सकेंगे लेकर आएंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए, और कोई सजेशन हो तो जरूर हमें बताइएगा किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो आप चाहते हैं कि इसमें मिक्स यूज किया जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रेशन का, डेफिनेटली sin 6x अपॉन cos 8x dx। देखिए, सबसे पहले जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा आपने ये दिमाग में आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से मेथड आप लोगों ने पढ़े हैं। सबसे पहले डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिवीजन में है। फिर बात करी जाती है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की और सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो देखिए, जहां पर कम चीजें काम करती हैं वहां पर सब्स्टिट्यूशन बहुत काम करता है। तो देखिए, बाय पार्ट्स का कोई सवाल नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन मतलब ही नहीं बनता। तो कुछ चीजें आप ऑटोमेटिकली कट करेंगे तो आपका ध्यान फोकस्ड हो जाएगा कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन और ट्रिग्नोमेट्री का ही कंसेप्ट लगेगा। अब ट्रिगो में हमने sin 6 cos 8 का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो फिलहाल हम इसको सब्स्टिट्यूशन की तरह कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए cos 8 को हमने cos 6 लिख लिया ताकि ऊपर और नीचे पावर सेम हो जाए, है ना, क्योंकि sin 6x cos 6x tan 6x बन जाएगा। तो यही हमने किया। देखिए, cos 8 की पावर x को हमने लिख दिया cos 6x cos square x, लिख सकते हैं हम, पावर्स दोनों को अलग अलग कर दी। नाउ sin x की पावर 6 cos x की पावर 6, ये कितना बन गया 10x की पावर 6, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x आपके पास क्या बन गया 10 स्क्वायर x। बस अब आप देखेंगे तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। 10x को अगर टी पुट करें तो सेकंड स्क्वायर x इसका डेरिवेटिव है। तो छोटा सा दिमाग आपको यहाँ पर, छोटी सी चीज आपको अप्लाई करनी थी, उसके बाद ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो चलिए, 10x को हम यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं t। नाउ dt अपॉन dx कितना आ जाएगा सेकंड स्क्वायर x, तो इसको हमने t लेट कर लिया, ये हो गया t की पावर 6x, सेकंड स्क्वायर x एज इट इज, dx की जगह आ गया dt अपॉन सेकंड स्क्वायर x। सेकंड स्क्वायर x से सेकंड स्क्वायर x कट गया, हमारे पास बचा t की पावर x, जिसको हम t की पावर 6 जिसका हमने इंटीग्रेशन लिया t की पावर 7 अपॉन 7, और प्लीज t की वैल्यू रखना मत भूलिएगा, दैट इज 10x की पावर 7 1/7 प्लस c आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ ट्रिग्नोमेट्री टाइप्स ही लग रहा है। तो लगता तो यही है कि ट्रिग्नोमेट्री लगने के चांसेस ज्यादा हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन की बात करी जाए तो यहाँ पर नहीं लग सकती, क्योंकि वो अलजेब्रा में लगती है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी नहीं दिख रहा डायरेक्टली कि अगर हम किसी चीज को लेट कर लें तो दूसरा उसका डेरिवेटिव चल रहा हो। डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो कतई पॉसिबल नहीं है, बाय पार्ट्स बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इनटू में होता है, प्रोडक्ट में होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगनी चाहिए। तो क्या करा जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या सोचा जा सकता है कि अगर ये एंगल x है तो ये भी हाफ एंगल ही होना चाहिए ना, एंगल x होना चाहिए। तो sin 2x को हमने लिख दिया 2 sin x cos x, लिख सकते हैं हम 2 sin x cos x, राइट। अब हमने क्या किया, यहां से sin x आप देख सकते हैं कॉमन आ रहा है, तो हमने sin x जो है वो कॉमन ले लिया, ये बच गया 1 - 2 cos x। देखिए, आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर में आपको sin cos ऐसी कोई चीज नजर आ रही है तो उसको 10x और सेकंड स्क्वायर x की फॉर्म में बनाने की कोशिश आप कर सकते हैं। अभी हमें एक चीज यहां पर और समझ में आई कि अगर हम यहाँ sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, हाँ हम ये समझते हैं कि ये एकदम दिमाग में काम नहीं करेगा, बट आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस देखेंगे आपको उतना ज्यादा ट्रिक्स जो है वो पता लगती जाएंगी। ये 10 ईयर में आया हुआ है आपके पास। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर आपके पास 10x और सेकंड स्क्वायर x बनाना उतना फिजिबल नहीं है, तो हमने यहाँ पर एक और तरीका अप्लाई किया। यहाँ पर हमने sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये sin x हो गया, ये कितना हो गया sin स्क्वायर x हो गया। अब आप sin स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बस इस स्टेप के बाद आपका ये सब्स्टिट्यूशन फॉर्मेट बन गया। cos x को अगर आप टी-लेट करेंगे तो sin x उसका डेरिवेटिव है। दोबारा से देखिएगा, sin 2x को सबसे पहले हमने इसका एंगल मैच करने के लिए 2 sin θ/2 cos θ/2 यानी 2 sin x cos x ओपन कर दिया। इसमें से sin x कॉमन आ गया, क्या बचा 1 - 2 cos x। फिर यहां पर आने के बाद हमने क्या किया, क्योंकि अगर हम इसको टी-लेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव तो आ जाएगा, लेकिन 1 अपॉन sin x नहीं आएगा, है ना, न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो हमने ऊपर sin x से और नीचे भी sin से मल्टीप्लाई करा, तो ये sin x हो गया, ये sin स्क्वायर x हो गया। ना sin स्क्वायर थीटा को आपने क्या लिख दिया 1 - cos स्क्वायर थीटा। बस अब आप cos x को टी-लेट कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए d = cos x, ये आ गया dt = -sin x dx। तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी dt अपॉन sin x। तो ये हमने किया, देखिए sin x को एज इट इज छोड़ा, ये आ गया 1 - t² 1 - 2t dt अपॉन -sin x, ये से कट गया।
अगर अब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये प्योरली पार्शियल फ्रैक्शन है। इसको हम और ब्रेक करेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस टी और 1 प्लस टी। तो हम यहाँ पर पहुंच गए। देखिए, मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि सभी बच्चों को एक डाउट आता है कि मैम इंटीग्रेशन में समझ नहीं आता कब क्या लगाना चाहिए। तो बच्चों, इसी के लिए इंटीग्रेशन की इतनी सारी एक्सरसाइज बनाई गई हैं, उसके इतने सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत डाउट आता है। लेकिन जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपका माइंडसेट उस चीज को लेकर ब्रश अप हो जाता है कि हाँ, यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगती है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगता है। तो कुछ चीजों को लेकर तो आप देखिए हमने हिंट दिए भी हैं वन शॉट वीडियो में कि किस तरीके से आप इंटीग्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें अलग ही तरीके का फॉर्मेट अप्लाई किया होता है, तो उन क्वेश्चंस को देखने के लिए हम 10 कदम सीरीज में इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास लेकर आएंगे। तो चलिए, अभी फिलहाल यहाँ पर क्लियर है कि पार्शियल फ्रैक्शन के अलावा कुछ और नहीं लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी। तो हमने इसे ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हमने साइन यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लिया, ऊपर का नेगेटिव हटाने के लिए। नहीं भी लेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, और माइनस कॉमन लेने से साइन बदल जाते हैं, पॉजिटिव का हो गया नेगेटिव का, और ऊपर जो माइनस था वो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। टी स्क्वायर माइनस 1 को आप लिख सकते हैं टी माइनस 1 टी प्लस 1, कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। और यहाँ पर अब देखिए हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे हैं, इसको हमने लिख दिया 1 अपॉन टी माइनस 1 टी प्लस 1 1 माइनस 2 टी। इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेगा, ए अपॉन टी प्लस टी माइनस 1 बी अपॉन टी प्लस 1 एंड सी अपॉन दिस, है ना। जब पावर आपके पास 1 होती है तो ऐसे ही आपके पास ओपन होता है। फिर हम राइट साइड पर क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, जो कि लेफ्ट साइड के एलसीएम से बिल्कुल मैच करता है। तो यही वाला एलसीएम यहाँ ले लिया। अब इसके पास क्या नहीं है, ये दोनों, तो ए से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। बी के पास एलसीएम में से क्या दो चीजें नहीं है, ये दोनों, तो बी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। सी के पास ये दोनों नहीं है, इनसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये पूरा एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। उसके बाद आपके पास बच गया 1 इज इक्वल टू दिस। अब देखिए यहाँ पर आपने 3 वेरिएबल निकालने हैं, ए बी सी। तो टी को कम से कम हम 3 बार सब्स्टिट्यूट करेंगे सो दैट हम टी की वैल्यूज ए बी सी तीनों की वैल्यूज निकाल सके। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए भी हमने आपको सिंपल सा तरीका बताया है, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखो। अगर आप टी माइनस 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो वैल्यू मिल गई 1, इसे 0 के इक्वल रखोगे तो दूसरी वैल्यू मिल गई -1, इसे 0 के इक्वल रखोगे तो तीसरी वैल्यू मिल गई 1 अपॉन टी। बस आपने ये 3 वैल्यूज रखनी है इस इक्वेशन में, दैट इज इक्वेशन 1। तो हमने सबसे पहले देखिए पुट कर दिया टी की पावर -1 बोथ साइड, तो यहाँ तो 1 है तो एज इट इज आ गया। अब टी की पावर -1 तो ये 0 हो गया आपके पास, और ये भी 0 हो जाएगा। -1 -2, और यहाँ पर आप रखेंगे तो 3 आ गया, -6, तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास -6। बिल्कुल सेम तरीके से हम इक्वेशन 1 में 2 वैल्यूज और रखेंगे, एक 1 और एक 1/2, ताकि हमें ए और सी की वैल्यू भी मिल जाए। तो देखिए अब हमने ये एक्सप्रेशन फिर से लिया, इक्वेशन 1 और टी की पावर 1 टी इज इक्वल टू 1 रखा। तो यहाँ पर आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, हो गया 2 और ये हो गया -1। ये दोनों एक्सप्रेशन 0 हो जाएंगे क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा। यहाँ से ए की वैल्यू आ गई -1/2। अब सेम इसी एक्सप्रेशन में हमने टी की वैल्यू क्या रखी, हाफ। तो यहाँ पर तो खैर 1 ही आएगा लेफ्ट साइड पर, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे हाफ -1 माइनस हाफ, और यहाँ रखेंगे हाफ प्लस 1 3/2, तो आ गया -3/4। वहां जाकर ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो सी की वैल्यू आ गई -4/3। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली। अब अपने पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से था, इसी एक्सप्रेशन को हमने लिया था, बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, 1 अपॉन टी -1 टी प्लस 1 1 - 2, ए अपॉन दिस, बी अपॉन दिस, सी अपॉन दिस, अलग अलग इंटीग्रेशन। अब ए की वैल्यू कितनी है, -1/2। ए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो -1/2 को हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिया। 1 अपॉन टी -1 का इंटीग्रेशन log t -1। बी की वैल्यू थी -1/6, उसको भी हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिया। 1 अपॉन टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन log t प्लस 1। फिर ये याद रखना जरूरी है कि टी की जगह जिसने लिया उसका डेरिवेटिव लेना मत भूला करो, 1 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 1 आएगा। इधर आइए, सी की वैल्यू कितनी है, -4/3, वो भी बाहर आ गई। अब 1 अपॉन 1 - 2t का सेम log 1 - 2t, लेकिन t की जगह इसने लिया तो इसका डेरिवेटिव जरूर लीजिएगा। 1 का डेरिवेटिव 0 और -2t का डेरिवेटिव -2, जो कि हमने अपॉन में लिखा है। यहां पर हमें टेंशन नहीं थी क्योंकि अगर हम इनका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, राइट। अब इसे आप t की जो वैल्यू है वो ओरिजिनल रख दीजिए और माइनस प्लस जो है वो सॉल्व कर लीजिए। ये 2 से हमने ये 2 कैंसिल कर दिया, 4 माइनस प्लस हो गया, और उसके बाद आपने इसमें जो t की वैल्यू थी दैट इज cos x वो सब्स्टिट्यूट कर दी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये एक इनडेफिनेट का क्वेश्चन हमने आपके पास लिया, सॉरी डेफिनेट का क्वेश्चन हमने आपके पास लिया, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल इसमें होता है। तो देखिए हमने प्रॉपर्टीज को बहुत क्लियर जो है बाइफरकेशन में डाला हुआ है। एक मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी होती है, एक -a से एक प्रॉपर्टी होती है, और जहां पर ये दोनों नहीं लग रही होती, ज्यादातर हमारी थर्ड वाली प्रॉपर्टी लग रही होती है, जहां पर हम क्या करते हैं,
x की जगह पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम यही वाली प्रॉपर्टी यहां लगाएंगे बिकॉज यहाँ कोई मॉड्यूलस नहीं है, यहाँ पर माइनस a से a नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन नोट किया और हमने x को पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इसका हमने एलसीएम ले लिया, क्या बन जाएगा ये log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन अब फिलहाल ये है। इसमें आप x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, लोअर लिमिट 0 प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी x की जगह अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 माइनस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले की सिचुएशन है, अब हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने x की जगह पर रख दिया 1 माइनस एक्स, यहाँ भी x की जगह पर रख दिया 1 माइनस एक्स। अब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो आप देखिए 1 से 1 कट जाएगा, ये बच गया। ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद की सिचुएशन है और ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले की सिचुएशन थी। ज्यादातर इनको ऐड करने से आपको बेनिफिट जरूर हो रहा होता है, लेस करने से तो आई ही गायब हो जाएगा जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होता, इन जनरल एडिशन ही होता है। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड पर 2i, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो log a प्लस log b, राइट। अब आप बताइए log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b। तो ये सब इसके अंदर कट गया और log 1 बचा। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और ये जो 2i था इसका 2 भी नीचे आ गया। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 इंटू हाफ, यानी इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना आ गया आपके पास, 0, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब आपके पास क्वेश्चन है इवैल्यूएट, ठीक है। दिखने में ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉपर्टी लगाने पर आपको बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है ये आपको एक बार जरूर चेक करना है। इन जनरल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगनी चाहिए, और सबसे पहले आप देखेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन भी बात की बात है, दिखने में ये बहुत क्लियर है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये तो एक्सरसाइज 1 में भी हमने सीखा है कि अगर हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नजर आए तो हमें डिवाइड कर देना चाहिए। तो सबसे पहला काम, हम प्रॉपर्टी भी बाद में देखेंगे, हम सबसे पहले प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं आप यहाँ पर, बट प्रॉपर्टी लगाने से बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको यहाँ नहीं होगा बिकॉज ये लंबा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पुट करेंगे एक्स की जगह पर 1 माइनस एक्स, तो ये बल्कि हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, बल्कि आपको आइडेंटिटी ओपन अप करनी पड़ेगी। जबकि किसी भी प्रॉपर्टी का बेनिफिट सिंप्लीफाई करना होता है, उसको कॉम्प्लिकेशन में लाना नहीं होता। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे, यहाँ पर जो सबसे तरीका अच्छा हो सकता है वो ये हो सकता है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे पता चलती है, जब ऊपर वाली पावर बड़ी या नीचे वाली पावर के बराबर होती है। तो ऊपर वाली पावर बड़ी है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो कई बच्चों को डिवाइड करना याद नहीं है तो घबराइए मत, हम आपको समझा रहे हैं। देखिए ऊपर वाला हमेशा अंदर, चाहे कोई भी पावर हो उससे आपको फर्क नहीं, ऊपर वाला पावर अंदर और नीचे वाला बाहर। अब आप देखिए आपको एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स की पावर 4 आए, तो आप एक काम करिए, हमें एक्स की पावर 4 चाहिए और उसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आप लिखिए एक्स स्क्वायर। अब ये जो आपके पास क्वोशंट आया है इसे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये लिखिए एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर आप साइड पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई टर्म नहीं है। साइन चेंज कर दीजिए, ये कट गया आपके पास। नाउ सबसे पहले ये आएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर से प्लस 1 आ गया, राइट। अब आप देखिए माइनस एक्स स्क्वायर को आपने डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है, इसकी पहली टर्म अपॉन इसकी पहली टर्म, क्या आ गया, -1। ये आपका क्वोशंट आ गया, इसे यहाँ लिख दीजिए। अब जो -1 है उसे डिवाइजर से आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर -1, सॉरी। तो यहाँ आ गया माइनस एक्स स्क्वायर -1। साइन चेंज करेंगे तो ये कट गया, लेकिन आपके पास रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। एक बार आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सॉल्व करें तो उसे हमेशा QRD फॉर्म में डिपिक्ट करा जाता है, यानी क्वोशंट डिवाइड, सॉरी, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -1 प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो देखिए इसी फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन दिस। बस इसके बाद इसका इंटीग्रेशन बहुत आराम से पॉसिबल है, तो प्रॉपर्टी लगाने की क्या जरूरत है। प्रॉपर्टी का पर्पस भी होता है कि जब आपके पास इजीली इंटीग्रेट नहीं हो रहा तो आप प्रॉपर्टी लगाकर पहले उसको सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ तो बहुत इजीली आपके पास इंटीग्रेशन हो गया, फर्स्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड है ये। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, दिस इज -x, 2 एज इट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स x का। इसमें हमें लिमिट लगानी है 0 से लेकर 1 तक, तो एक बार पूरे में आप 1 पुट करेंगे तो ये आ गया 1/3 -1 2 tan इनवर्स 1, 0 रखेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, 2 tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 कब होता है, 0 पर। तो ये जो आपके पास अपर लिमिट थी वो पूरी 0 हो गई। 1/3 में से 1 चला गया -2/3। tan इनवर्स 1 कब होता है, π/4 पर। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ गया π/2, तो π/2 को आगे लिख दीजिए, -2/3 को पीछे लिख दीजिए। ये रहा आपका इंटीग्रेशन का आंसर। तो चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फिर हमने नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का लिया है। इससे आपको सारे चैप्टर्स की रिवीजन जो हो जाएगी। साथ ही साथ हम ऐसा भी पैटर्न लेकर आएंगे, अगर आप रिकमेंड करेंगे कि मैम सिर्फ इंटीग्रेशन के डाल दीजिए या AOI के, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। या आपको इसी तरीके का पैटर्न सही लग रहा है या वो वाला पैटर्न, जिस भी तरीके से आपको बेटर लगेगा हम वही आपको प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। XY such that
एक्स स्क्वायर जो है वो छोटा है और इक्वल है y से, और y जो है वो छोटा है मॉडुलस x से। तो बेसिकली आप देखिए जो ग्राफ होती हैं वो इनइक्वालिटीज के नहीं बनते, हमको उनको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है। पहले तो हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बेसिकली है एक्स स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू y, और ये आपके पास y लेस देन एंड इक्वल टू मॉडुलस x। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास जो पैराबोला वाली चीज होती है एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, अगर उसमें लेस देन लिखा होता है तो उसका मतलब होता है उसकी इंटरनल का आपको जो है एरिया लेना है। अगर ये ग्रेटर देन होता तो एक्सटर्नल ऑफ द पैराबोला आपको एरिया लेना होता। यहाँ पर भी सेम, ये जो आपके पास मॉडुलस का ग्राफ होता है ये हमेशा वी शेप बनता है। उसकी स्टार्टिंग कहाँ होती है ये भी हम आपको बताएंगे। तो इसका जो ग्राफ का अंदर का एरिया होगा, इंटरनल एरिया, यानी इन दोनों ही ग्राफ के इंटरनल एरियाज को लेना है। ये इज लेस देन का सिग्निफिकेंस है, राइट। उसके बाद अगर हम मॉडुलस की बात करें, इसको तो हमने नॉर्मली कन्वर्ट कर लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। मॉडुलस के हमेशा दो ब्रेकअप होते हैं, एक पॉजिटिव फेस और एक नेगेटिव फेस, ठीक है। तो आपके पास मॉडुलस को हमने प्लस एक्स ओपन किया अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, और नेगेटिव फेस होगा अगर x की वैल्यू लेस देन से छोटी है। ये 0 कैसे डिसाइड किया हमने, मॉडुलस को 0 के इक्वल रख दीजिए, सिंपल है ना। अगर आप मान लीजिए कि आपके पास यहां पर x माइनस 2 होता फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे केस में आप क्या लिखते, इसको 0 के इक्वल रखते, x की वैल्यू कितनी आती है 2, तो इसका मतलब ये होता यहाँ पर 2 है, 2 के लेफ्ट में ये नेगेटिव होता और 2 के राइट में ये क्या होता, सॉरी 2 के राइट में ये पॉजिटिव होता और 2 के लेफ्ट में ये क्या होता, नेगेटिव। तो आप इसको इस तरीके से लिखते, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पॉजिटिव वाला अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है, और एक और लाइन आती इसकी माइनस में अगर x की वैल्यू लेस देन 2 है। तो इस तरीके से इसका ब्रेकअप जो है वो किया जाता है। तो फिलहाल अभी हमारे पास ये मॉडुलस का ग्राफ है सिंपल। इसकी जो स्टार्टिंग होगा, इसका जो आपके पास आप कह सकते हो वी शेप ये बनता है, तो इसका जो टर्निंग पॉइंट होगा, वर्टेक्स जो होगा वो x की वैल्यू 0, अगर हम x की वैल्यू इसमें 0 रखें तो y की वैल्यू भी कितनी आती है 0। तो इसका जो टर्निंग पॉइंट होगा वो 0,0 होगा, यानी वर्टेक्स इसका 0,0 होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, अपवर्ड पैराबोला, राइट, और ये वी शेप बनेगा। तो ये देखिए ये हमारा अपवर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और ये हमारा वी शेप बन गया 0,0 से जाता हुआ। और हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का शेडेड एरिया निकालना है। तो हमारा जो शेडेड एरिया हो गया वो कुछ इस तरीके से हो गया, राइट, ये हमारा शेडेड एरिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम होता है वो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, राइट। ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमको निकालने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है। तो अब हम निकाल रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। तो देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू एक्स। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, वाई की वैल्यू एक्स है उसे यहाँ रिप्लेस कर दिया, नाउ यहां चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लीजिएगा, काटिएगा नहीं, एक्स कॉमन लीजिएगा, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 1, यह आ जाएगा कुछ इस तरीके से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार x की वैल्यू 1, इसे आप लाइन में रखेंगे तो y 0 और y 1। इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है 0,0 और 1,1। तो 0,0 तो हमें दिख ही रहा है ये, और ये जो पॉइंट है ये 1,1 है, यानी x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है अगर 1 है तो ये -1 होगा, दैट फॉर श्योर, ठीक है। तो अगर हम इसका एरिया का ट्वाइस कर दें तो दोनों एरियाज आ जाएंगे। तो हम यही करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर 1 तक लाइन के नीचे का एरिया। देखिए ये लाइन है आपके पास, लाइन के नीचे का एरिया, तो क्या होगा, पैराबोला का अनरिक्वायर्ड एरिया भी आ जाएगा। तो ट्वाइस 0 से लेकर 1 तक लाइन के नीचे का एरिया, उसमें से सबट्रैक्ट कर दिया, पैराबोला के नीचे का एरिया हमको नहीं चाहिए, राइट। अब लाइन में से y की वैल्यू विच इज, सॉरी दिस इज पॉजिटिव x, हियर इज माइनस x, तो ये आ गई आपके पास x, और पैराबोला में से y की वैल्यू आ गई x स्क्वायर। अब आप इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, दैट इज x स्क्वायर अपॉन 2 x क्यूब अपॉन 3, लिमिट हमारे पास है। तो एक बार इसमें 1 पुट करेंगे माइनस एक बार इसमें 0 पुट करेंगे, तो हाफ माइनस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया आ रहा है 1/3 स्क्वायर यूनिट, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हमारी बारी है डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन की, और डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास 3 मेथड है, सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस एंड लीनियर। तो आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर क्या लग सकता है, होमोजीनियस, सेपरेबल या फिर लीनियर। तो देखिए सबसे पहले तो आपको dy/dx की वैल्यू निकालनी होती है। तो सबसे पहले इसका जो कोफिशिएंट चल रहा है इसको आपको गायब करना है। तो इसको गायब करने के लिए हम बोथ साइड x log x से डिवाइड कर रहे हैं इसको। तो x log x से देखिए हमने बोथ साइड डिवाइड कर दिया। नाउ दिस अपॉन दिस करेंगे तो dy/dx, और इसके अपॉन में ये करेंगे तो ये बचेगा 1/x log x y इज इक्वल टू 2/x। आप देखते ही इसको आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि ये लीनियर है, देखते ही देखिए बिल्कुल प्योर लीनियर नजर आ रहा है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू 2x। अगर आप इसे यहां लाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे यहां लाते हैं तो इसके साथ माइनस में हो जाएगा, ये सेपरेट तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते।
होमोजीनियस ये कतई नहीं है, ये बात आपको पहले स्टेप में पता लग जानी चाहिए थी। कैसे? क्योंकि आप लॉग के अंदर x बाय वाई या y बाय एक्स नहीं बना सकते हैं। तो जहां पर साइन एक्स कॉस एक्स के अंदर x बाय वाई y बाय एक्स नहीं बना हुआ पहले से, तो वहां आप बना भी नहीं सकते, तो वहां होमोजीनियस है ही नहीं। तो यहां पर दो ही फॉर्म हो सकती थी, या तो सेपरेबल या फिर लीनियर। तो होमोजीनियस तो सवाल कट गया आपके पास। तो चलिए अब फटाफट से इसका लीनियर सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। पी की जो वैल्यू ऑन कंपैरिजन आ गई 1 x log x और q की वैल्यू आ गई 2 अपॉन एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। p क्या है हमारे पास ये, अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर log x को t पुट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स उसका डेल। तो log x को हमने t लेट कर दिया, राइट, और dx की जगह पर आ गया x dt। तो ये इससे कट गया 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, e से log कट जाता है, आपके पास t आ गया। t की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? log x। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया log x। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का dx, और हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर था log x। तो ये log x आ गया, q 2 अपॉन एक्स और log x। यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। log x का डेरिवेटिव चल रहा है 1 अपॉन एक्स, तो इसके लिए हमने इसको i1 अलग से ले लिया। दिस इज i1। अब यहाँ पर आप log x को t लेट कर दीजिए, t इज इक्वल टू log x, ये आ गया dt 1 अपॉन एक्स dx। तो dx की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, 2 अपॉन एक्स एज इट इज, इसको आपने t लेट कर लिया, ये आ गया x dt। नाउ ये से कट गया, 2 बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t स्क्वायर अपॉन 2। अब ये कट गया आपके पास, t की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए विच इज log x का स्क्वायर प्लस c। अब i1 जहां पर आपने रिप्लेस करना है, यहां पर हमारा i1 था ना, तो y log x इंटू में था log x का स्क्वायर प्लस c। आप आंसर को ऐसे भी कर सकते हैं, log x को इन दोनों के अपॉन में ले जा सकते हैं, नहीं तो आप इसे यहां पर भी छोड़ सकते हैं। चलिए अब हम आ चुके हैं वेक्टर के क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन है ये। फॉर अ वेक्टर ए, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको ये दे रखा है। एक वेक्टर है, उसको हम अपने आप से एक्स वाई वाई जेड एक जनरल स्टैंडर्ड वेक्टर ले लेंगे, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए के इक्वल है। देन राइट द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इंटू आई का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू जे का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू के का होल स्क्वायर। अगर एक भी एक्सप्रेशन क्लियर हो जाएगा तो बाकी दोनों का हमारे को क्लियर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर ए वेक्टर को सबसे पहले ले लिया एक्स आई वाई जे और जेड के वेक्टर, राइट। अब इसका मैग्नीट्यूड हमें ए के इक्वल दे रखा है, तो ये आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस रूट जेड स्क्वायर। यही होता है आपके पास फॉर्मूला। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल हमें जब जरूरी लगेगा तब करेंगे। अब हमारे को जो वैल्यू निकालनी है उसमें a इंटू आई वैक्टर का होल स्क्वायर। तो पहले a क्रॉस आई वैक्टर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। a क्रॉस आई स्टैंडर्ड क्या होता है, आई जे के यहाँ पर होता है। फिर a वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है, एक्स वाई जेड, वो हमने पुट कर दिए। अगर i है तो यहाँ पर i का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन j और k का कोफिशिएंट क्या है, 0,0। अब यहाँ पर आप प्लस माइनस प्लस लगाकर जैसे डिटरमिनेंट एक्सपैंड करते हैं वैसे करेंगे। i लिखा, इस कॉलम और इस रो को हाइड करेंगे, दैट इज 0 माइनस 0, राइट। फिर माइनस j, इस रो और इस कॉलम को हाइड करेंगे 0 माइनस z, राइट। फिर k, इस कॉलम और इस रो को हाइड करेंगे 0 माइनस y। तो हमारे पास ये कुछ वैल्यू इस तरीके से निकल कर आ गई zj माइनस y के। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो हमने a का क्रॉस i के साथ करा तो i वाला एलिमेंट नहीं आया। अब आप a क्रॉस j निकालेंगे तो यहाँ पर आप डिटरमिनेंट कैसे लिखेंगे, i j के एक्स वाई जेड, यहां पर आएगा 0 1 0, क्योंकि j का कोफिशिएंट 1 है लेकिन i और। तो अगर आप चाहें तो आप सिमिलरली भी इस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करके कर सकते हैं। तो हमने यही लिखा है a क्रॉस j, a क्रॉस j। पहले तो हमने क्या किया, ये जो a क्रॉस i है, सॉरी, इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसके स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे, फिर हम a क्रॉस j की निकालेंगे। तो ये है z j माइनस y k का होल स्क्वायर, यानी इसी एक्सप्रेशन को दो बार आपने डॉट प्रोडक्ट करना है। तो कर दीजिए डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। जब इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो j का k के साथ डॉट क्या होता है, 0, ठीक है। तो z को z से करा, z इंटू जेड, ये आ गया z स्क्वायर, और j इंटू जे कितना आ गया 1। जब आपने इसको इसके साथ करा तो यह आया माइनस जेड वाई, लेकिन j और k इंटू होकर क्या हो गया, स्क्वायर, 0 हो गया आपके पास। सिमिलरली जब आपने इसको इससे करा, यह आया माइनस वाई जेड, और जब k को j के साथ डॉट करेंगे तो क्या आएगा, 0। फिर सिमिलरली माइनस माइनस ये वाई स्क्वायर प्लस हो गया, k का k के साथ किया तो आ गया 1। तो फाइनली हमारे पास आ गया z स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप अब इसको आइडेंटिफाई करिए। देखिए अगर आपके पास a क्रॉस i का जो होल स्क्वायर था वो क्या आया आपके पास, z स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो इसका क्या आ सकता है आपके पास, क्योंकि यहाँ j है तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, क्योंकि y गायब हो जाएगा इसमें से, क्योंकि j का कोफिशिएंट y आपके पास होता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ सकता है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि k का कोफिशिएंट कौन होता है, z। तो आपके पास ये तीन वैल्यूज जो हैं इनकी आ गई। अब आप इन्हें प्लस कर देंगे।
तो देखिए सिमिलरली हमने ये दोनों की वैल्यूज निकाली, अगर आपने पहला स्टेप ठीक से समझा है तो राइट। उसके बाद आपने ये तीनों की वैल्यूज यहां पर रख दी। क्लियर? सबसे पहले आपने a क्रॉस i जो डिटर्मिनेंट है उससे आपने निकाला, फिर आपने उसका स्क्वायर करा, फिर आपके पास ये वैल्यू आई। सिमिलरली आपने ये दोनों निकाली, तो ये ट्वाइस हो रहा है पूरे का। और बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने निकाला था कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर के, तो ये आ गया 2a स्क्वायर आपके पास इसका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 8। इफ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस देन राइट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए हमने पढ़ा है कि अल्फा बीटा गामा जो एंगल विद द एक्स एक्सिस होते हैं उनको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, और डायरेक्शन कोसाइंस को एलिमेंट से भी बुलाते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से भी बुलाते हैं। तो हमें पता है कि L इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, M इज इक्वल टू कॉस बीटा होता है और N इज इक्वल टू कॉस गामा होता है। दिस इज एंगल विद द एक्स एक्सिस, एंगल विद द वाई एक्सिस एंड एंगल विद द जेड एक्सिस। अब हमें LMN के बीच में एक रिलेशनशिप पता है, दैट इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सही। अब हमें यही रिलेशन साइन में चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, तो इसको हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो अब आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये 1 था, ये 1 आपके पास लेफ्ट साइड पर आ जाएगा और ये तीनों एक्सप्रेशन जो थे वो राइट साइड पे आ जाएंगे। तो आपसे यही पूछा गया था कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, तो दैट इज 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी हमने 3D ज्योमेट्री का ही लिया है क्योंकि 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पे बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट आता है और इंटीग्रेशन में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट क्रॉसेस द एक्स-जेड प्लेन। ये बुक का क्वेश्चन है बेसिकली, तो हमने 10 ईयर पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास लिए हैं। इसमें आगे का जो पार्ट है वो अभी फिलहाल आप लोगों को कटा हुआ है। ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन मेक्स विद द एक्स-जेड प्लेन। तो प्लेन का लाइन के साथ एंगल और एंगल विद द लाइंस, ये आपके पास सिलेबस में से भी कटा हुआ है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल हमें इतना करना है, इसमें हमें क्या करना है वो कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो प्लेन और लाइन में कॉमन है। तो बेसिकली ये कह रहा है एक लाइन है ए बी, जैसा कि आपके पास ये पॉइंट दे रखे हैं, ये जो लाइन है ये प्लेन को क्रॉस कर रही है और जो प्लेन है ये एक्स जेड प्लेन है। अगर ये एक्स जेड प्लेन है तो इसमें y की वैल्यू क्या होगी 0, यानी ये प्लेन के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x, y वैल्यू 0 और z। ये आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा है, अगर एक्स वाई प्लेन हो तो z 0, अगर जेड एक्स प्लेन हो तो y 0, और अगर एक्स जेड प्लेन है तो आपके पास y 0 हो गया, राइट। तो ये इसने कहा एक ए बी लाइन है, ये प्लेन को क्रॉस कर रही है, तो उनका जो कॉमन पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपको निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, हम लाइन की इक्वेशन बना लेते हैं। लाइन की इक्वेशन बनाने का क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो x1 y1 z1 इसे ले लीजिए, x2 y2 z2 इसे ले लीजिए, तो ये आ गया x माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना आ गया 2, y माइनस y1 और 1 में से 4 चला गया माइनस 3, z माइनस z1 आपके पास ये, इसे हमने x1 y1 z1 लिया, इसे x2 y2 z2, तो 6 माइनस 1 5। ये हमारे पास आ गई लाइन की इक्वेशन, राइट। तो देखिए ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन तैयार हो गई। अब आपको ये बोला गया था कि जो ये लाइन है ये एक्स जेड प्लेन को क्रॉस कर रही है, यानी जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसमें एक खास बात होगी कि एक्स जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो दोनों में कॉमन पॉइंट है, क्योंकि देखिए ये प्लेन है और ये लाइन है, ये जो पॉइंट है ये दोनों में कॉमन पॉइंट है। और इस पॉइंट की बात हम कर रहे हैं कि एक्स की जगह एक्स है लेकिन वाई 0 है और जेड की जगह जेड है, तो हम यहाँ वाई को क्या रिप्लेस कर देंगे 0। तो बहुत सिंपल सा फिनोमिना है, लाइन के पॉइंट्स दिए हुए थे, लाइन की इक्वेशन बनाई, अगर एक्स जेड प्लेन है तो y को 0 पुट कर दीजिए, तो हमने y को 0 पुट कर दिया, या क्या माइनस 4/3, बेसिकली 4/3। तो अब आपने क्या करना है, इसको एक बार 4/3 के इक्वल इक्वेट करना है, इसको एक बार 4/3 के इक्वल इक्वेट करना है और आपके पास x और z की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इसको हमने इक्वेट करा, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 17/3, इसको z के इसको 4/3 के इक्वेट करा, z की वैल्यू आ गई 23/3। हमें उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही निकालना था, दैट इज x की वैल्यू 17/3, y 0 और z कितना आ गया 23/3। और एंगल बिटवीन टू लाइंस जो है फिलहाल अभी आपका डिलीटेड है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है आपके पास लास्ट। देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज 2-headed कॉइन, ओके, दोनों तरफ हेड है उसके, अनदर इज बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड 75%। वैसे तो पहला वाला भी बायस्ड है, वो तो प्योरली बायस्ड है क्योंकि उसमें आपके पास दोनों तरफ ही हेड है, बट वो तो दिख रहा है कि हेड है, तो उसे बायस्ड इसलिए नहीं बोला जा रहा। दूसरा जो है वो बायस्ड कॉइन है, मतलब दिखने में उसकी एक तरफ टेल है, लेकिन ऐसा कुछ बनाया गया है कि उसमें 75% चांसेस है कि हेड अकर होता है, ठीक है। इस वाले कॉइन में तो हेड ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। थर्ड इज ऑल्सो अ बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप टेल 40%,
टेल, अगर टेल 40% है तो हेड के चांसेस कितने होंगे 60%। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ज्यादातर फोकस हेड पे किया हुआ था, यहां जानबूझ के इसने टेल दे दिया। अगर आप 40% ले लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब कहता है वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन, यानी आपने इन तीनों में से सबसे पहले कॉइन चूज करा, और कॉइन चूज करने के चांसेस इक्वल हैं, क्योंकि एक पर्स है उसमें से आपने कॉइन निकालना है, तो तीनों के कॉइन चूज करने के चांसेस इक्वल है। फिर आपने उसको टॉस किया एंड शोज हेड। देखा कॉमन चीज क्या है, हेड आना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2-हेडेड कॉइन। सबसे पहली बात देखिए, ये बेस का क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले आप पॉइंट चूज करेंगे, फिर टॉस करने पर हेड आना चाहिए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो एक्सटेंशन में आता है वो बेस थ्योरम आता है। तो इसमें पहले एक चीज हुई और फिर एक चीज हुई, तो यही हम करेंगे। E1 को ले लेते हैं 2-हेडेड कॉइन, E2 है 75% हेडेड कॉइन, और E3 इवेंट है जिसमें 60% हेड आने के चांसेस हैं। ये बात हमने आपको यहीं पे क्लियर कर दी। एक कॉमन पॉइंट क्या है कि हेड आएगा, आप कोई भी कॉइन टॉस करें। तो सबसे पहले E1, E2, E3 की प्रोबेबिलिटी है, तीनों कॉइन की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, दैट इज 1/3, 1/3, 1/3। अब अगर हमने फर्स्ट कॉइन चूज करा और हेड आए, कॉमन चीज, अगर हमने फर्स्ट कॉइन चूज करा हेड आए तो 100% चांसेस है, 100% मतलब 100/100 विच इज बेसिकली 1। अगर हमने कॉइन 2 चूज करा और हेड आए, उसके चांसेस है 75%। अगर हम कॉइन 3 चूज करें और उस पर हेड आए, सॉरी, उसमें चांसेस हैं आपके कितने, 60%। अब यहां तक करने के बाद अब सवाल उठता है कि हमें क्या निकालना है। तो उसके लिए उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2-हेडेड कॉइन, मतलब वो इवन की प्रोबेबिलिटी आपसे मांग रहा है। तो इवन की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है जब हेड आ चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अपॉन ए निकालना है, जिसका क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू ए अपॉन इवन, यानी दिस इनटू दिस, ये आपका न्यूमरेटर बन गया, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर क्या होगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। आप इसे सॉल्व करेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आप किसी भी तरीके की सजेशन 10 कदम सीरीज के लिए देना चाहते हैं तो प्लीज जल्दी से जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम और जो पार्ट लेकर आए वो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से लेकर आए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।